आप सबों के बीच में जो उपस्थित हुए हैं, तो एक रिमार्केबल हिस्ट्री है और इतिहास फिर से पुनरावृत्ति की ओर आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से पार्टी ने, महायुति ने इनको आप सबों के बीच में रखा है। तो हमने आपको बताया हमारा नाम प्रेम कुमार है, आप सबों से मैं परिचित भी हूं और आत्मनिर्भर भारत की जो राष्ट्रीय टीम है उनके साथ मिलकर मैं काम करता हूं। और आज आप सबों को नमस्कार और प्रेम करने के लिए आया हूं कि निर्माणों का उपहास नियम जग का, निर्माणों का आप सब बड़े गुणी पत्रकार हैं। चूंकि पत्रकार जो है लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है कि कभी कभी जब अदालतें, कभी कभी सरकारी तंत्र कभी कभी फिसल जाती है या कहीं कोई 19-20 की बात हो जाती है, तब ये सभा जो है पूरे देश को, राष्ट्र को और पूरे भारतवर्ष को मार्गदर्शन करती है। एक से गुणी पत्रकार इस रतन गर्भा महामिट्टी में पैदा हुई जिन्होंने इस देश को दिशा और दिशा प्रदान किया है। तो मैं आपको भी उसी श्रेणी में देखता हूं कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ आज जब हम सबों के बीच में हमारे और आपके उम्मीदवार, आपके तेज तर्रार और उस तीखी सवालों और मीठी सवालों के बीच में, जिन सवालों में आप इनके लिए प्रेरणा का भी वो भाव भी पैदा करेंगे और एक संशय भी पैदा करेंगे, एक चुनौती भी, एक प्रबल चुनौती भी आप सामने रखेंगे, तो उन्हीं विचारों को कवि ने कहा कि निर्माणों का उपहास नियम जग का, जग हंसे हौसला पस्त नहीं होगा, और कि मेरी अटल साधनाओं का सूरज लो हो रहा है उदय, कि अब ये कभी अस्त नहीं होगा। तो ये कभी न अस्त होने वाला विचार, पत्रकारों की अदालत, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर सुनने वाले। कल ये अदालतें होंगी, हो सकता है नरेंद्र जी की जगह कोई दूसरे व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप इस पत्रकार परिषद में बैठकर अपने सवालों के साथ जो खड़े हैं, ये महमा बदल जाएगा। लेकिन ये सिलसिला लोकतंत्र का ऐसे चलता रह जाएगा कि हम किस प्रकार का आदर्श स्थापित करते हैं अपने समाज के लिए, अपने नौजवानों के लिए। और विशेष रूप से जब राजनीतिक महासंग्राम छिड़ा हुआ है, पूरी दुनिया महाराष्ट्र के इस चुनाव को कवर कर रही है, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी पड़ी है कि जितना राजनीतिक उलट पुलट और जिस प्रकार से ये घमासान यहां मचा हुआ है, यकीन मानिए हम सब उस महाभारत की धरती पे नहीं थे जब कौरव और पांडवों के बीच में हुआ, लेकिन यहां हम सिर्फ एक उपमा के रूप में कौरव और पांडव को लेते हैं। लेकिन घमासान उसी महाभारत की तरह इस महाराष्ट्र के भारत में हो रही है। हो रही या नहीं हो रही है? कैसे हैं आप लोग? मैं तो बोले चला जा रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरी बात को कुछ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? ठीक ठाक से आ रही है या और जोर से बोलने की जरूरत है? सर आपको प्रणाम करता हूं मैं। आप लोग अच्छे हैं ना? तो नरेंद्र जी अच्छे उम्मीदवार हैं कि नहीं? अब आपके ये प्रश्न बताएंगे और इस प्रश्न की प्रश्नावली के कड़ी से ही, एक मंथन के बाद ही पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरी मुंबई में और विशेष रूप से मीरा भाईंदर की धरती पर यहां के घर घर में एक विषय चर्चा होगी कि इस अदालत में पत्रकारगण जब बैठे हुए तो उनका प्रश्न कैसा था और उन प्रश्नों का जवाब आपके उम्मीदवार ने किस प्रकार से दिया। तो इस घमासान की इस कड़ी में हम आप सबों के बीच में नरेंद्र मेहता जी को भी बुलाने जा रहे हैं। और देखिए, किसी भी राजनेता को जब हम पहली बार देखते हैं, जब देश में नरेंद्र मोदी जी आए तो ऐसा लगा कि वो सैलाब आ गया है, एक सुनामी सी आ गई है, पूरा देश मोदी 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 करने लगा। अभी थोड़ी देर पहले इसी से एलईडी पे चल रहा था, मेहता जी मेहता जी, मेहता मेहता नाम पूरा गूंज रहा था हम सबों के बीच में। लेकिन ये गूंज कितनी गुंजायमान होगी, ये आज आप जैसे पत्रकार परिषद की अदालत में होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपके विश्वास के साथ, आपके जोश के साथ और आपके प्रश्नों की ऊर्जा के साथ इस मंच पर मैं निवेदन करने जा रहा हूं, बुलाने जा रहा हूं हमारे और आप सबके बहुत ही प्रिय, बहुत ही आदरणीय क्षेत्र के नायक, लोकनायक, जननायक और महायुति के उम्मीदवार आदरणीय श्री नरेंद्र मेहता जी को। तो मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ी तालियां बजा दें, थोड़ी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उसके बाद जो आपके तीखे प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का भी हम इंतजार करेंगे। नमस्कार, तालियां। चलिए, नमस्कार, आइए, नमस्कार।
बैठ सकते हैं? इजाजत है आप लोगों की? जी, क्या बात है। सबसे पहले तो आप सबों के आज समझिए कि मैं आपके और इस किनारे तक मैं एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह हूं। प्रश्न आपका है, जवाब इनका है, लेकिन उसको उस मेट्रो ट्रेन से पहुंचाने वाला व्यक्ति मैं बनूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं पत्रकारों की इस महा अदालत में कि आपको उम्मीदवार बनाया गया। धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष की सभी मीडिया चैनल देख रही थी कि मीरा भाईंदर के महायुति उम्मीदवार के रूप में कौन आने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा आपने पुण्य किया था कि आपको ही उम्मीदवारी प्राप्त हुई? क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप? नहीं, कोई पुण्य तो ये था कि अच्छा बुरा समय हमारे जीवन में भी आया, पार्टी में भी उतार चढ़ाव आया, सत्ता रही नहीं रही, और एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता करके काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये इसी का फल है कि पार्टी ने हमारा दामन नहीं छोड़ा, हमने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। तो यही शायद हमारा पुण्य था कि निष्ठावान के रूप में हमें ये फल मिला है। जी नरेंद्र जी, पत्रकार साथी तो आज इस अदालत में आपसे सवाल और जवाब करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन साथियों आपके रिप्रेजेंटेशन के रूप में मैं कुछ नरेंद्र जी से सवाल पूछना चाहूँगा। नरेंद्र जी, आप इस क्षेत्र में मीरा भाईंदर में एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में आपकी इतनी बड़ी है, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोकतंत्र में राजा जिसको कहते हैं एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर, उस भूमिका से भी आप निकल के आए हैं। लेकिन पिछले कुछ एक दिनों से, कुछ एक वर्षों से, चूंकि पिछली बार जो है आप मैदान में तो उतरे लेकिन थोड़े चूक गए थे, कहीं पिछड़ गए थे, और फिर बीच में जैसे हमने देखा कि 22 जनवरी को प्रभु राम की जो है वनवास, 27 पीढ़ियों के वनवास, इतने वर्षों का वनवास पूरा हुआ और भगवान राम वहां उपस्थित हुए और पूरी दुनिया ने उस भव्य दिव्य दृष्टि को देखा। तो मैं देखता हूं हर व्यक्ति के जीवन में छोटा या बड़ा एक प्रकार का वनवास होता है, चाहे हमारे पत्रकार साथी हों, उनके निज जिंदगी में भी हजारों प्रकार की बातें होती हैं। नरेंद्र भाई साहब, आपके जीवन में किस प्रकार का वनवास रहा? आप उस वनवास को कैसे देखते हैं पिछले 5 वर्षों का, जिसमें आपने सार्वजनिक रूप से राजनीति को भी त्याग दिया, उसको निज त्याग करने के बाद फिर एक बार आप उसी मैदान में खड़े हैं जिसके प्रति आपको थोड़ा सा भी मोह नहीं रहा। तो आप अब कैसे अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, व्यक्ति जीवन में अपने परिवार, अपने व्यवसाय, अपने निजी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है, उसमें अपना एक वो निर्णय लेता है। कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में रुचि लेता है, कोई न्यूज़ में लेता है जी, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने में लेता है, कोई बुक्स पढ़ने में लेता है, और हम जैसे लोग समाज के बीच में रहने में लेते। और ये वनवास इसलिए वनवास लग रहा था कि दिन रात जनता के बीच में हम रहते थे, और अचानक फिर ऐसा हुआ कि एक साथ सा छूट गया, ऐसा लगने लगा, और वो वनवास बहुत ही कठिन रहा। और अब मुझे लगता है कि ये वनवास का समय आ गया है पूरा होने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता फिर से आशीर्वाद देगी। तो जो प्रतिद्वंदी हैं आपके बीच में, आज तो हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने अपनी उम्मीदवारी भी वापस ली और आप भी प्रत्यक्ष रूप में खड़े थे, लेकिन फिर भी मैदान में जो है टक्कर बहुत ज़बरदस्त होने की संभावना है। तो आप अपने भीतर वो ऊर्जा कहाँ से जमा कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो संगठन जो है वो चुनाव हो या ना हो हर रोज़ काम करती है, संगठन को मजबूत करती है। और संगठन मजबूत मतलब जनता के बीच में जाना, जनता की ज़रूरतों को पूरा करना, जनता को सुनना। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उपलब्धि के रूप में हुआ कि चुनाव हारने के बाद तुरंत संगठन का काम करते गए, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये बात भी सत्य है कि पिछली बार हमने थोड़ा लाइटली ले लिया था, ओवर कॉन्फिडेंट हम हो गए थे। तो इस बार हर व्यक्ति के बीच में गए, हम इस शहर के सभी समाज को, सभी वर्ग को मिले, चाहे पान वाले हो, चाय वाले हो, रिक्शा वाले हो, सलून वाले हो, मेडिकल वाले हो, एडवोकेट्स हो, डॉक्टर्स हो, यहाँ तक के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, फिर अलग अलग समुदाय हो, महाराष्ट्रीयन हो, मराठा समाज हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, उत्तर भारतीय हो, इन सभी जगह मैं पिछले, अगर मैं कहूँ मार्च से लेके अभी तक करीबन में 70,000 लोगों से रूबरू हुआ है, अलग अलग माध्यम से। क्या बात है, क्या बात है। 70,000 लोगों से रूबरू हुए। लेकिन पत्रकार साथियों, थोड़ी देर पहले भी मैंने बात किया जब नरेंद्र जी इस मंच पे नहीं थे,
तो हम जब देश की राजनीति में देख रहे हैं, क्या संयोग है कि एक नरेंद्र पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए निकल पड़े हैं। एक नरेंद्र महाराष्ट्र को नंबर 1 स्टेट तो बना ही रहे हैं, लेकिन और भी बेस्ट जो कर सकते हैं इस स्टेट के लिए करना चाह रहे हैं। और ये नरेंद्र मीरा भाईंदर में इतने वर्षों से आप यहाँ के मेयर भी रहे, मेयर अपने आप कहेंगे, क्षेत्र तो है, उस क्षेत्र का प्रधानमंत्री होता है। आपके जीवन में भी आपने भी चुनाव लड़ा है, चुनाव हारा है, तो दोनों अनुभव हैं आपके जीवन में। तो ये जो तीसरा छोटा हमारा नरेंद्र है, उस नरेंद्र से तो अपने आप को कैसे देखता है कि यहाँ पे वो मिनी भारत आप कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर आज पूरे देश में इसकी अपनी एक पहचान है। और उस पहचान में जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक हमारे सभी पत्रकार साथियों को भी पता है कि एक कंट्रीब्यूशन तो इस नरेंद्र का भी है। तो आप उसको कैसे देखते हैं और अपने उन उपलब्धियों को, कौन से ऐसी उपलब्धियां हैं जो इस पत्रकार की महाअदालत में आप रखना चाहेंगे और जो कि इनको भरोसा हो कि वो काम आपने ही किया है और उसको कई गुना शक्ति के साथ और बढ़ाने का मादा आप अपने ही भीतर रखते हैं? देखिए, व्यक्ति के लिए अपना घर होता है, मेरे लिए अपना शहर है। व्यक्ति अपने घर से प्यार करता है, मैं अपने शहर से प्यार करता हूँ। इस शहर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, कोना हो, रास्ता हो, नाला हो, यहाँ तक कि हमारे लता मंगेशकर हॉल हो, प्रमोद महाजन जी हॉल हो, यूनिताई ठाकरे हॉल हो, सीमेंट रोड की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, ये सारी चीज़ों की मुझे एक एक कोना कोना याद है, इसलिए कि मैं रोज़ उसको जीता हूँ जी। और उन सारी चीज़ों को अपने हाथों से बनाने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए मैं हर चीज़ से, यहाँ पे आप 20 साल पहले का कोई काम कहिए, 15 साल पहले का कहिए, 10 साल पहले का कहिए, सारा मेरे जहन में यहाँ पे वो एकदम मेमोरी की तरह फिट है। जैसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपना घर बनाता है, एक एक बारीक बारीक चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाता है और अपने घर को सजाता है, और उस घर में अगर ज़रा भी कुछ हो जाए तो उसे बहुत पीड़ा होती है। उसी तरह से हमने इस शहर के अंदर एक एक चीज़ ला के इस शहर को संवारा है और शहर की सारी चीज़ों को हमने पूरा करने का प्रयास किया। जब उसमें कोई भी खंत लगता है तो आज भी दुखता है यहाँ पे कि यार ये बाकी रह गया, ये करना था, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता तो अच्छा होता, ये वैसा होता तो अच्छा होता। इस तरह का प्रेम हम इस शहर से करते हैं। क्या बात है। एक व्यक्तिगत सवाल भी अपने पत्रकार बंधुओं की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि आप जिस उपलब्धि और जिस अचीवमेंट पे आज खड़े हैं, आपको क्या लगता है अगर क्या आप भी बीए किए होते, एमए किए होते, पीएचडी किए होते, कोई रिसर्च वर्क किए होते, तो भी वही नरेंद्र मेहता बन पाता, या जो घटनाएं आपके जीवन में घटी है जिसने इस नरेंद्र मेहता को तैयार किया है, तो दोनों में कहीं कुछ खेद होता है कि एजुकेशन और भी किया होता तो और भी मैं कुछ कर सकता था? मैं बीए अगर किया होता या एमए किया होता तो आज यहाँ ना होता। क्या बात है। यही कहूँगा कि डेस्टिनी लिखी होती है, जो लिखा था वो हुआ, और मैं खुश हूँ उस बात से, कोई निराश नहीं हूँ। जो कुछ मिला है उसमें बहुत ही समाधान भी हूँ और सुखी भी हूँ और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी समझता हूँ। क्या बात है नरेंद्र जी। एक तो है कि जो आपके जीवन की उपलब्धियां एक सामान्य मनुष्य के लिए, मीरा भाईंदर में रहने वाले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस घर परिवार से आपके ताल्लुकात हैं, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी आप उसी संन्यास के बाद एक बार फिर से जब घर वापसी हुई है, जिम्मेदारियां आपने फिर अपने कंधों और अपने दिलो दिमाग में उठा लिया है, तो हमारा प्रश्न ये बनता है कि अब आपके भीतर क्या ड्रीम है इस शहर को लेकर? अब इस बार जब अगर आप जीत के आते हैं या पब्लिक जिताने के लिए आपको खड़ी होती है, घर से निकलती है, आपके लिए वोट करती है, नौजवान आपके साथ चलते हैं, महिलाएं चलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग आ जाते हैं, तो अब आपके भीतर ऐसा कौन सा स्वप्न है कि जो हुआ है उसको और बेहतर तरीके से आप क्या करने की आशा आकांक्षा रखते हैं? मेरी एक खासियत है कि मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे मुंबई हो, नासिक हो, पूना हो, नागपुर हो, या जिस किसी भी कोने में महाराष्ट्र का हो या देश का हो या फिर दुनिया का हो, मैं जब भी चलता हूँ तो सड़क से लेके, बस स्टॉप से लेके, स्ट्रीट लाइट से लेके, गार्डन से लेके सब नोट करता हूँ, क्या ये मेरे शहर में हो सकता है, क्या मुझे क्या एडॉप्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं अपने जहन में लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं अपने शहर वासियों को दूँ या अपने शहर पे उसे उतारूँ। तो हमेशा मेरा माइंड जब भी कहीं जाता हूँ तो एक शहर को ध्यान में रखता है। मैं किसी सड़क से गुजरता हूँ तो मुझे शहर ही अपना ख्याल आता है। तो सारी चीज़ें मैं अपने सपने संजोता हूँ और इस शहर में उतारने का मैं प्रयास करता हूँ। तो इस शहर के बहुत सारे सपने हैं जो मुझे विश्वास है कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो सभी पत्रकार बंधु यहाँ पे, नेता तो हमारे पहले भी थे, सरकारें पहले भी थी। हमने 5 साल जब काम किया तो रास्ते, गटर, पानी ये तो था ही। ये किसी ने नहीं सोचा था कि मीरा भाईंदर में पुलिस कमिश्नरेट हो
मीरा भाईंदर में मेट्रो आए, जी। फ्लाईओवर आए, मीरा भाईंदर में तहसील कार्यालय आए, मीरा भाईंदर में कोर्ट आए, मीरा भाईंदर में सोसाइटी रजिस्ट्रार आए। उदाहरण दे रहा हूँ, वसई के खाड़ी के ब्रिज की बात हो, एग्जाम्पल स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ऑडिटोरियम की बात हो, ये सारी चीज़ें हमने 5 साल में लाई। ये ज़रूरत है, हालांकि पहले भी थी, लेकिन कभी भी शहर में मैंने जितना देखा है, रोड, गटर, पानी, इसके आगे कभी किसी ने सोचा भी नहीं है, गए भी नहीं। पत्रकार विटनेस है, ये जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम लेके आए। भाईंदर वेस्की में टेम्बा हॉस्पिटल की बात करूँ, जिसे पंडित भीमसेन जोशी रघुना किया, हमने तो यहाँ तक कि वेटरनिटी हॉस्पिटल भी बनाया था, लेकिन उसके अंदर बाद में ऑफिस शुरू हो गई और बातें। तो ये सारी चीज़ें हम इस शहर में लेके आए, जो कि बहुत पहले आना चाहिए था। और लेकिन ये शायद हमारे ही नसीब में लिखा था, इसलिए हमारे होते हुए सारी चीज़ें हुई है। अभी पत्रकार बंधु से मेरी बात भी हो रही तो कह रहे थे जो पिछले 5 साल की गाड़ी जो थोड़ी धीमे चली है, अभी ये नया तेज लोकल एक नई तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बार जो आपकी उम्मीदवारी है, ये महायुति और महागाड़ी है। पूरा देश अब इसी को कवर कर रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, और विशेष रूप से ये सीट एन मौके पे, लास्ट मोमेंट पे, जैसे आखिरी गेंद पे महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगाते हैं, हेलीकॉप्टर सेट खेलते हैं, तो उस मौके पे आपको यहाँ उतारा गया है। तो अब ये कितनी चैलेंजिंग देख रहे हैं, चूंकि आपने तो जो काम किया है वो सारी पब्लिक भी जानती है, हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक गणित इस बार जो एक नया रूप ले चुकी है, उसमें ये नरेंद्र, देवेंद्र और उस नरेंद्र को अपना आइडियल मान के कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? नहीं, ये चैलेंज थी, क्योंकि पूरे देश में महाराष्ट्र में इस सीट जो है केंद्र बिंदु बनी हुई थी कि कब मिलेगी, किसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्योंकि लास्ट दिन 12 बजे के आसपास डिक्लेयर होती है सीट, तो स्वाभाविक है। और जब इस तरह से सीट मिलती है तो आपके चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं कि अब इस विश्वास पे खरा उतरना पड़ेगा। जो आसानी से मिल जाता है सभी को तो ठीक है, खरे उतरे नहीं उतरे, लेकिन इस सीट पे खरा उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें विश्वास है कि हम इस पे खरे उतरेंगे। और हम पत्रकार के बीच में जाएंगे, लेकिन जो टफेस्ट चुनौती है महाभारत में निकली थी एक गीता उधर खड़ी हैं आपके लिए, तो उस गीता को फेस करने के लिए आप कितने बड़े कृष्ण बनने की तैयारी में हैं, उसको आप कैसे फेस कर रहे हैं? क्योंकि पिछले बार वो निर्दलीय थे और के पार्टी में थे, और इस बार महायुति में हैं आप। तो मैं तो देख रहा हूं कि आपकी चर्चा बहुत जोरों शोरों में है, लेकिन राजनीति में एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो उस गीता से ये नरेंद्र कैसे टकराने जा रहे हैं? क्योंकि यही दोनों कंपटीशन में दिख रहे हैं, और बीच में मुजफ्फर हुसैन साहब हैं, बाकी तो सारी गिनती की चीज़ें हैं। तो इसका ये अर्जुन कैसे तैयार होगा कि इस महाभारत को जीत जाएगा, और खास करके जब एक महिला हो, गीता हो, जिनके पिछले बार एक बड़ी चुनौती भी रही आपके जीवन में? देखिए, पिछली बार उन्होंने एक फेक नैरेटिव सेट किया था, जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस से क्या फ़र्क गिरता है, बोलने दो, जनता जानती है कि हमने काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर ज़्यादा दिन नहीं चलते, कहीं ना कहीं जाके रुक जाते, और सच कभी दबाया नहीं जा सकता है। और आज 5 साल के बाद झूठ थक हार गया और सच वापस से बाहर आया है। तो जनता जानती है कि शहर में 5 साल में क्या हुआ, और 19 से लेकर 2014 से लेकर 19 तक क्या क्या हुआ, ये जनता है। आज अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो झूठ ही बाहर आया। अब जनता के मुंह पे एक ही है कि इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ हुआ था, और वो श्रेय जनता मुझे देती है। और मुझे विश्वास है कि उसी विश्वास पे आगे भी हमें खरा उतरना है डेवलपमेंट के माध्यम से। और जनता ने मान लिया कि हम नरेंद्र मेहता पे विश्वास कर सकते हैं काम के मामले में, और मुझे विश्वास है कि यही हमारा नारा है, संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का, और विकास के नाम पे जनता फिर हमें वोट देगी। क्या बात। बस आखिरी सवाल लूँगा, उसके बाद आप अपने सवालों को अपने मन मस्तिष्क पे तैयार रखें, उस पटल को हम लोग सुनेंगे। 5 वर्षों का जो वनवास, और जब से ये टिकट डिक्लेरेशन हुई, तो वो नरेंद्र मेहता जो 5 वर्षों से इसी मीरा भाईंदर में हर व्यक्ति को अटेंड कर रहा था, किसी के बर्थडे का प्रोग्राम हो, शादी का प्रोग्राम हो, उनके घर में कोई छोटे बड़े कार्यक्रम हो, आपके चाहने वाले हों। नेता हारता है या जीतता है, नेता तो नेता ही होता है। तो जब से टिकट डिक्लेयर्ड हुई कि ऑफिशियली नाउ यू आर द कंटेस्टेंट ऑफ महायुति, तो उसके बाद का नरेंद्र मेहता का जो मनोभाव, मनोवेग, चूंकि अब सुबह से कसरत कर रहे हैं, सुबह से भाग रहे हैं, देखिए अभी शाम का वक्त है, खुले आसमान के नीचे बैठकर हम लोग इस महा अदालत में बैठे हुए हैं। तो ये नरेंद्र उस नरेंद्र में जो 24 घंटे में जो बदल गया, वो क्या कैसे देखते हैं? कोई 24 घंटे में नहीं बदला। मैं कल भी वही था, आज भी। ये बात सत्य है कि पिछला चुनाव हारने के बाद, ठोकर लगने के बाद, अपने जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन में लेके आया हूँ, और जनता की सोच को समझने का हमने प्रयास किया है, और उसी सोच पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल भी हम वही थे, आज भी वही है, और कल भी हम इससे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। कि कभी भी अब यह है कि
सर पे नहीं चढ़ेगी बातें। और मैं जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे फिर से जनता ने स्वीकारा है। तो क्या अगर सरकार बनती है, जिस तरीके से महत्वपूर्ण एन मौके पे आपकी टिकट की डिक्लेरेशन हुई, अगर सरकार बनती है महायुति की, तो आप क्या देख रहे हैं कुछ मंत्रिपरिषद भी आपको मिल सकता है? मैं इतनी दूर कभी सोचता ही नहीं। मैं मेयर भी बना तो इत्तेफाक था, एमएलए की टिकट मिली वो भी एक जर्नी थी, और आज टिकट मिली है मैं विधायक बन जाऊं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि मुझे जो शहर को देना है उसके लिए अगर मैं विधायक बन जाऊंगा तब भी वो मैं शहर को लाके दे सकता हूं, चाहे मैं मंत्री बनूं चाहे नहीं बनूं। हमारे में उतनी काबिलियत है कि इस शहर की ज़रूरतों को हम विधायक के रूप में भी पूरी कर सकते हैं। क्या बात है। खाली एक दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, वो बोल के, किस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही मगर लहरों से टकराती तो है, और उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं फिर भी ये आकाश सी छाती तो है। तो इस आकाश पटल में बैठकर इन महायोद्धाओं के बीच में जो आपके आज के इस कड़ी की कुंडली कल सुबह अखबार में छाप देंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तो बस अभी से जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके माइक उनको दिया जाए प्लीज। हमारे सवाल जितने सकारात्मक हों उतनी ऊर्जा भरी होगी। आप अपना नाम बताएं और संक्षेप में सवाल पूछें। मेरा नाम अनिल चौहान है जी, दैनिक भास्कर से हूँ। मेहता जी आपसे एक जानना चाहूँगा। थोड़ी आवाज माइक थोड़ा दूर रखी बात कीजिए। मेहता जी आपसे जानना चाहता हूँ कि निश्चित 5 साल आप जो काम आवाज़ करिए ज़रा। निश्चित 5 साल जो आप काम किए उसकी रफ्तार तेज थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो चुनाव आपका पिछला हुआ और दुर्भाग्य से आप नहीं आ पाए, तो कोई ऐसा आपने डिज़ाइन किया था मीरा भाईंदर के डेवलप को लेके, या कोई ऐसा विशेष काम जो अधूरा रह गया आपने सजोया था कि ये काम करूँगा? मैं फिर से आपका सवाल, उन माइक की आवाज़ ज़रा बढ़ाइए ना, क्लियर नहीं आ रहा है। और भाई साहब सवाल जितना संक्षेप रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जैसे कि आपकी आवाज़ आ रही बराबर? हाँ जी आ रही, बोले। तो जैसे कि आपने पिछले 5 साल में जो काम किया, निश्चित उसकी जो विकास की रफ्तार थी तेज़ी से आपने काम किया। पिछला चुनाव दुर्भाग्य से आप हार गए, तो कुछ ऐसा प्लानिंग थी, डिज़ाइन थी कि मीरा भाईंदर में ये करूँगा, कोई काम विशेष आपने उसका नियोजन किया था और आपके हारने के बाद वो अधूरा रह गया, शुरू नहीं हो पाया, कुछ ऐसा है तो शेयर करें। नहीं देखिए, मैंने 24 घंटे पानी का सपना देखा तो आज अधूरा ही है, पूरा नहीं हो पाया। शुरू तो हमने किया था, एंड नहीं हो पाया। इसके अंदर मुझे सपना था दहिसर लिंक रोड जल्द से जल्द बने, क्योंकि मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी समस्या वही थी। उस समय तो टोल था, अब तो टोल निकल चुका है। तो अगर दहिसर लिंक रोड बन जाता तो ये की बड़ी बात थी। दूसरा एक सपना था कि मीरा भाईंदर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस निर्माण हो, और हमने सोचा था कि आने के बाद इस शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस निर्माण करेंगे। आज मीरा भाईंदर में एसएससी के 10,000 से ज़्यादा बच्चे पास होते, और इस शहर में आप भी गवाह हो 18-15 साल में एक भी कॉलेज इस शहर में नहीं बना, जबकि आबादी 2 गुना 2.5 गुना हो गई है। आज भी हमारे शहर के 9,000 बच्चों को एडमिशन के लिए अलग अलग शहरों में धक्के खाने पड़ते, और उसके बाद भी एडमिशन नहीं मिलते। जीवन में काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, बाबा एसएससी बहुत हो गया, इस प्रकार का। इसलिए मेरा एक सपना था कि इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉलेजेस निर्माण करूँ। तो लिंक रोड की बात है, कॉलेज, ये मेरे अधूरे सपने थे जो मुझे आगे पूरे करने। एजुकेशन के क्षेत्र को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सर, आप अपना नाम भी बताएं और सवाल पूछें। प्रकाश लिमये। जी प्रकाश। 2019चं निवडणूक परिस्थिती तीच आहे, उमेदवार तेच आहेत, त्या उमेदवारांचे पक्ष पण तेच आहेत. जर तुम्ही जिंकता असं तुम्हाला वाटतंय तर कुठल्या मुद्द्यावर? विकासाचा मुद्द्यावर, कारण की आजही तुम्ही बघा आमची जी ओळख आहे ते डेव्हलपमेंटचीच आहे, आणि जे कामं आम्ही केलेली 30 कामं आज जनतेला दिसायला लागली, आणि जनतेने ते कंपॅरिझन केलं की पहिला काय होतं आणि आज कमी. आजही आपल्याला विचारायला 19 ते 24 या शहरामध्ये मला एक वास्तू दाखवा की ही वास्तू उभी राहिली, ते एकही अशी वास्तू नाही. हे जनतेने सुद्धा बघितलेलं आहे, आणि आमचं म्हणून विकासच मुद्दा, संकल्प विकास का, हाच आमचं नारा पण आम्ही दिलेला आहे. मेहता जी, सवाल मेरा ये है, अभी आपने बताया कि 10वीं के बाद से बच्चों को बाहर कॉलेज के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है,
मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र टेक्निकल कॉलेज का एक रिजर्वेशन था जहाँ पर आपने अपनी प्राइवेट स्कूल बनाई है, और आज तक वो रिजर्वेशन वैसे ही है, कहीं डेवलप नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये आपने एक अन्याय नहीं किया है शहर के बच्चों पे, क्योंकि कानून में प्रावधान है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में भी प्रावधान है कि हर शहर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। लेकिन पिछले 20 सालों से ज़्यादा आप सत्ता में रहने के बावजूद भी आपने ना तो रिजर्वेशन डेवलप किया और ना ही उसको चेंज किया, ना ही टेक्निकल कॉलेज आपने डेवलप किया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आपको बता दूं कि जिस समय वो स्कूल बनाए, मीरा भाईंदर कॉस्मोपॉलिटन शहर है। हम कह सकते हैं कि आज की अगर मैं बात करूं तो 80% लोग जो नए आते हैं वो अदर स्टेट के आते हैं, वो चाहे साउथ के हो, उत्तर प्रदेश के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा हो, कहीं के भी हो। और यहाँ पे हमारा स्टेट बोर्ड है, गुजरात में गुजरात बोर्ड है, अलग अलग जगह अपने बोर्ड है। लेकिन ये जब देश चेंज करते हैं अपने राज्य, तो इस शहर में एक भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल नहीं था, सेंट्रल बोर्ड। और ये सीबीएसई बोर्ड आप पूरे नेशनल वाइज कहीं भी जाइए, आपको वही एजुकेशन कंटिन्यूशन मिलता है, नहीं तो बच्चों का एजुकेशन टूट जाता था। उस समय ये डिमांड थी कि शहर के अंदर सीबीएसई स्कूल बनाया जाए, इसलिए वो निर्णय उस समय हमने लिया कि इस शहर में हम सीबीएसई स्कूल बनाएंगे। ये हमारा उस समय का निर्णय था और उस स्कूल को किया। रहा सवाल आप रिजर्वेशन का, आपको बता दूं, मुझे अब साल याद नहीं ये करीबन, लेकिन आज भी अगर याद, कम से कम 8-9 साल तो पक्के हुए उसको कि वो रिजर्वेशन 37 होके कब का मॉडिफिकेशन होके गवर्नमेंट में गया और अब डीपी में ही चेंज हो गया, तो अब वो रिजर्वेशन रहा ही नहीं। चलिए, उनके थोड़े से सवाल थे एकेडमिकली, जो इन्होंने थोड़ा सा उसमें उनके मन में जो संशय था कि कहीं वो गवर्नमेंट का काम था, आपने उसको पीछे तो नहीं किया, लेकिन एडिशनल इन्होंने एक नया विद्यालय बना के बोर्ड का ग्रेड ही बढ़ाया है, इसके लिए बधाई भी दी जाती। भाई साहब, अपना नाम बताएंगे आप? शकील शेख, सिटी न्यूज़। जी, स्वागत। मेरा सवाल है आपसे कि पिछले जो 2019 के चुनाव है उस टाइम में भी हमले किए गए, राजनीतिक हमले किए गए, अभी भी किए जा रहे। और अभी जो मैं सीधा अगर नाम लूँ तो अब तक का 5 साल में नीला सोंस ने कभी नाम लेकर के आप पर हमला नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के हमला किया कि मार्केट में आपने बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस चीज़ को आप क्या जवाब देंगे इस संदर्भ में? क्या लेना देना मेरा मार्केट से, मेरा और घोटाला किस बात का मार्केट में, आप मुझे वो बताएंगे पहले। ये खाली एक अफवाह है, उन्होंने क्यों कहा वो जवाब उनसे ही पूछिए। लेकिन इस शहर के अंदर एक बाजू हमारे जो अभी कांग्रेस के उम्मीदवार है, क्या आरोप लगा रहे, क्या आपने शहर में मार्केट क्यों नहीं बनाया, और आप क्या आरोप लगा रहे कि मार्केट क्यों बनाया। ये मार्केट जब तक, देखिए किसी भी जगह आप चर्चगेट से लेके विरार तक जाए, फेरी वाले हर जगह है। मेरा हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि फेरी वाले को अगर न्याय देना है तो आपको मार्केट देना ज़रूरी है, जनता को फुटपाथ देना है, मार्केट जगह फेरी वाले खाली करना है तो पर्याय व्यवस्था देनी ज़रूरी है। रोड की अगर पार्किंग आपको खाली चाहिए, रोड खाली चाहिए, तो पार्किंग के लिए पर्याय व्यवस्था देना ज़रूरी है। हमने तो पहली बार इतिहास में अलग अलग जगह मार्केट के निर्माण किए। अगर आपको पता होगा तो हमारे प्रमोद महाजन जी हॉल के सामने 2 रिजर्वेशन थे स्कूल के, हमने कहा एक को मार्केट कन्वर्ट करते, लोगों ने उस पर आपत्ति जनाई, इसलिए मार्केट नहीं हुआ। तो हमारा तो ये सपना है कि फेरी वाले को मार्केट मिले और जनता को फुटपाथ मिले, और इसी दिशा में हम आगे काम करेंगे। जी, बहुत खूब। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम आफ्ताब खान है, सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से हूँ। जी, स्वागत। नेताजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कभी आपने इस शहर में जो रीडेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, जो बहुत सारे 30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग होते हैं, ऐसे 2 बिल्डिंग की मैंने न्यूज की है जो 10-10 साल से 20-20 साल से परेशान है, उनको एफएसआई नहीं मिलता, उनको परमिशन नहीं मिलता। क्या आप बिना सत्ता में रहते हुए भी ये सब कुछ कर सकते थे, या फिर सत्ता में आने के बाद क्या आप इस पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वो आम लोग हैं? देखिए, रीडेवलपमेंट का आज का कायदा तो मैं ये कहूँगा कितना घातक है, आपको भी पता होगा। आज भाईंदर में बिल्डिंगें टूट तो रही है, लेकिन नया परमिशन किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये 90% मीरा भाईंदर क्लस्टर डेवलपमेंट में डाला गया है, और क्लस्टर के अंदर कम से कम 10,000 मीटर, अगर मैं भाईंदर की ज्योग्राफिकल बात करूँ तो कम से कम 15-20 बिल्डिंगें जब तक एक साथ नहीं आएगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक बिल्डिंग अगर धोखाधड़ी डिक्लेयर हुई, आजू बाजू में 15 बिल्डिंग जब तक हाँ नहीं कहेगी उस बिल्डिंग का कुछ नहीं होना है। इस तरह का ये क्लस्टर लाया गया। क्लस्टर अच्छा है, लेकिन जब 20 आदमी एक साथ आए तो, या 15-10,000 मीटर का प्लॉट एक साथ हो तो,
इसलिए हमने कहा है कि उसे ऑप्शनल रखे, जिससे क्लस्टर जाना है क्लस्टर, इंडिपेंडेंट जाना है इंडिपेंडेंट। मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि बाहर अगर रिक्शा खड़ा है, अब आप कहेंगे कि इसमें शेयरिंग ही जा सकते हैं आप। अब जब तक वो अकेले हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, जब तक 4 पैसेंजर नहीं आएंगे, बोले मैं जाऊंगा ही नहीं, कैसे चलेगा। इसलिए हमने कहा जिसे मीटर पे जाना है मीटर पे जाए, जिसे जॉइंट शेयरिंग में जाना है शेयरिंग में जाए। आपने कायदा बना दिया अब कि नहीं खाली इस पे शेयरिंग पे ही जा पाएंगे, अकेला आदमी नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। फिर किसी में अलग अलग प्रकार के लोग चढ़ेंगे तो बोलेगा नहीं मुझे इसके साथ नहीं जाना है, फिर वो कहेगा इस बिल्डर के साथ नहीं जाना है, उस बिल्डर। इसलिए क्लस्टर बहुत ही घातक। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये महाराष्ट्र एक्सपेरिमेंट के लिए मीरा भाईंदर ही चाहिए था क्या एक्सपेरिमेंट के लिए। अब तक महाराष्ट्र में कहाँ क्लस्टर सक्सेस हुआ है कि जो मीरा भाईंदर में आप लेके आए। आज गरीबों की परिस्थिति क्या है, आम आदमी जिसने फ्लैट खाली हो गया है, वो आम आदमी जूनी बिल्डिंग जिसके 250 फुट 300 फुट के फ्लैट है, उसका पगार सैलरी कितनी है, 25,000 30,000 में काम करता है। उसके अंदर घर खुद का था, दूध वाला राशन वाला, इनका पैसा जो 2-5 हज़ार बचा था, आज उसका भाड़ा ही चला जाता है 15,000 रुपया 20,000 रुपया, उसके तो कर्ज में जा रहा है। मैंने तो कई लोगों को देखा है ऐसे थैली लेके घूमते रहते बेचारे, मतलब हमें तो एक तरह से लगता है कि यार क्या किया जाए इनका। इसलिए हमने विश्वास दिलाया हम आएंगे, क्लस्टर में कायदे में परिवर्तन लाएंगे, जनता को कहेंगे जिसे सिंगल बनाना है सिंगल बनाए, जिसे क्लस्टर जाना है क्लस्टर जाए। ये कंपलसरी नहीं लगेगा। एक यहाँ के लोक प्रतिनिधि ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें क्लस्टर चाहिए था, इसलिए पूरे मीरा भाईंदर को क्लस्टर में डाल दिया। ये इस शहर का बहुत बड़ा एक काला दिन कह सकते हैं हम। मेहता जी, एक सेकंड नरेंद्र जी, ये बात सत्य है कि आप हारे या जीते, जो नेता होता है जिसकी नेतागिरी दमदार होती है उसी पे सवाल उठाए जाते हैं। तो ये सवाल चूंकि उनकी उम्मीद आप हारने के बाद भी, चूंकि आप नेता हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। ये विश्वास मैं देख रहा हूं कि भाई ने पूछा आपसे, ये भी बड़ी बात है चूंकि आपकी छवि लोगों के भीतर में है कि आप हारे हैं या जीते हैं, आप चुन के आए या नहीं आए, लेकिन उम्मीदें लोगों की बहुत बंधी हुई है। इट शोज़ कि आप 5 वर्ष भले विधान परिषद में नहीं बैठे हों, विधानसभा में नहीं गए हों, लेकिन लोगों की उम्मीदें हमेशा सदैव आपसे बनी हुई रही है। जी अगला प्रश्न, आप नाम बताएं भाई साहब। सर मेरा नाम अजीम तांबोली है, YSR न्यूज़ से है। स्वागत है आपका। अक्सर मेहता जी एक आरोप आप पर हमेशा किया जाता है TDR घोटाले का, और ये जो क्लब बना है उस पर भी कई आरोप किया जाता है कि आपने बड़ा भ्रष्टाचार किया। आज उसका खुलासा हो ही जाए। नहीं, ये अच्छा है कि एक बार खुलासा हो ही जाना चाहिए। पहले बताइए, जिस आरक्षण की आप बात करें या इस शहर में जितने भी गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, अगर लोग TDR नहीं लेते तो एक भी आरक्षण बनता क्या, एक भी आरक्षण बनता क्या। 1997 में DP मंजूर हुआ, 1997 में हमारे यहाँ TDR पॉलिसी आई मेरे ख्याल से 2006 के आसपास। उन 9 साल में हमें कौन सी जगह मिली, एक भी जगह नहीं मिली डेवलपमेंट करने के लिए। TDR पॉलिसी आई तो हुआ। अब हमारी जो कंपनी है उसने TDR लेना ही बंद कर दिया। देखिए, किसी भी ज़मीन को अधिग्रहण करना है, कॉरपोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, तो कायदा क्या है, या तो आप TDR लो या जो गवर्नमेंट ने रेट नक्की किया उसके पैसे ले लो। और गवर्नमेंट ने किसी अलग अलग व्यक्ति के लिए नहीं, एक कॉमन रेट नक्की किए हुए रेडी रेकनर है, वो हिसाब से पैसे लो। जिस दिन से TDR के आरोप लगे, हमारी कंपनी को लगता है हमने तो उल्टा शहर का भला किया TDR देखिए, लेकिन वो आरोप इस तरह लगाया गया जैसे कि इसके अंदर हमने कंपनी का फायदा किया। हालांकि TDR का लेने के कारण कंपनी का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। अब कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई, आप देखिए पिछले 5 साल में TDR ही लिया। उन्होंने बोला हमें TDR नहीं चाहिए, आपको जमीन चाहिए, अधिग्रहण करो, पैसा दो, चैप्टर क्लोज करो, और सरकारी भाव से दो, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए। आज कितने कारण से काम सब रुके हुए। अगर मीरा भाईंदर के सभी लोग ये कर दे कि हमें TDR नहीं चाहिए, मार्केट रेट दो, तो आपको बता दूं, अगर नगर पालिका कल से लाइट बिल बंद कर दे, पगार देना बंद कर दे, कि लाइट पानी का बिल भरना बंद, 1 रुपया भी खर्च नहीं करे, तब भी ये मीरा भाईंदर की सारी ज़मीन एक्वायर करने में बंद करने, मतलब एक भी खर्च नहीं करे, और जितनी आमदनी है कम से कम 20 साल लग जाएंगे उनको सारी ज़मीन एक्वायर करने के लिए, इतना पैसा कॉरपोरेशन को लगेगा। तो मैं तो जनता से कहूँगा, अगर TDR कोई लेता है तो उनका तो हाल माला दे के स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि भैया शहर के ऊपर आपने उपकार किया है। और मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं तो उस बिल्डर का, या जो देने वाला होगा, लैंडलॉर्ड होगा, किसान होगा, उनका तो आभार ही व्यक्त करूँगा कि आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की है, कॉरपोरेशन को TDR के बदले जगह देखिए।
क्या बात है। मेहता साहब, मैं एक मिनट भाई साहब, मैं भाई साहब को भी बहुत बधाई देता हूं जो इतनी हिम्मत के साथ 7-Eleven क्लब में बैठकर नेताजी के सामने, नेताजी के परिसर में, तो आप बहुत, और भाई साहब को भी बधाई देता और हूं कि उसी खुलासे में क्लब की बात की, वो भी खुलासा कर देता हूँ। देखिए ऐसा है, इन्होंने खाली क्लब ही कहा, लेकिन मैं सभी खुलासे कर वो मैं देख लिया, सभी खुलासे आपने कर दिए। नहीं, मैं कर देता हूँ। 2019 में एक नैरेटिव चलाया गया जी वही नैरेटिव वो आज भी सेट करने की कोशिश कर रहे। जी। नैरेटिव क्या था? एग्जाम्पल, मेहता साहब ने स्कूल बनाया, बंगला बनाया, हॉस्पिटल बनाया, होटल बनाया, क्लब बनाया, ये सब इस प्रकार की अफवाह थी, यही थी ना। लेकिन उस समय अगर व्यक्ति ने ध्यान से सोचा होता, मैं विधायक बना अक्टूबर 2014, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते 2015, 2 ही महीने बाकी थे। अब मैं जिस बंगले में रहता हूँ 1999 से, जब मैं राजनीति में नहीं आया था जी, जिस होटल की बात कर रहे हो सीएन रॉक, वो 1999 में उसका भूमि पूजन हुआ, 2005 में शुरू हुआ। क्या लेना देना उस होटल का? अभी जिस स्कूल की बात की मोइन खान जी ने, वो 2007 में शुरू हुआ स्कूल। बच्चे पढ़ते हो तो गूगल पे भी अवेलेबल है, एसएससी का रिजल्ट निकला हुआ है, मैं उसे छुपा भी नहीं सकता। 2009 में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या लेना देना मेरे विधायक बनने का, इसका लेना देना, कोई लेना देना नहीं था। अब जिस क्लब की आप बात कर रहे हो, ब्लू मून नाम का हमारा एक क्लब था, 2004 में किसी कारण बेचा। उसी समय अगर आप देखेंगे तो उसका सेल एग्रीमेंट और इसका परचेस एग्रीमेंट मुश्किल से 10 दिन का फर्क होगा, कि उसी समय जगह ली थी। मैं राजनीति में इतना व्यस्त हो गया था कि हमें कभी समय नहीं मिला है बनाने के लिए। जब कंपनी को समय मिला तो उन्होंने एक क्लब को खड़ा किया। दूसरी बात आपको बता दूं, आप सबको, मतलब जितने यहाँ बैठे, क्लब किसी कंपनी ने बनाया, लेकिन उसका फायदा इस शहर के रहने वाले हर नागरिक को हुआ है। आपको भी हुआ है, आपको भी हुआ है, आपको भी हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कल इस शहर में से हम मैक्सेस मॉल निकाल देते, ठाकुर मॉल निकाल देते, भक्ति विधान निकाल देते, वोकाड हॉस्पिटल निकाल देते, तुंगा हॉस्पिटल निकाल देते, डालमिया निकाल देते, आरबीके निकाल देते, 7 स्क्वायर निकाल देते, जीसीसी क्लब निकाल देते, 7-Eleven क्लब निकाल देते, 1-2 चीजें और निकाल देते। बताओ आपके घर की कीमत घटेगी कि बढ़ेगी? मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आप ही से पूछता हुआ। घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि शहर में अगर ये चीजें नहीं होगी तो फिर शहर का अस्तित्व क्या? जब चीजें आती है बनाता कोई और है। मैं उदाहरण को, कल आपके घर के बाजू में एक बड़ा हॉस्पिटल आ जाए, ताज होटल आ जाए, आपके आजू बाजू की घर, मैं गांव की बात करता हूं, आपके गांव में ताज होटल आ जाए, घर की कीमत बढ़ेगी कि घटेगी आपके गांव की? वो ताज होटल नुकसान में चल रहा है कि फायदे में चल रहा है उसको ही पता, लेकिन वो सबकी वैल्यूएशन बढ़ाएगा। इसलिए शहर में जब भी इमारतें बनती या कोई भी वास्तु आती है तो शहर का दर्जा बढ़ाती है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन बढ़ाती है। जिस दिन ये क्लब बना, या सामने जितने फ्लैट है उन सब के कीमत 5-5, 10-10 लाख रुपया बढ़ गई। इसलिए शहर में हम तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आए जिसका हमारा शहर का वैल्यूएशन बढ़े और शहर का दर्जा बढ़े और शहर की आमदनी बढ़े। ये अकेला क्लब लाखों रुपया हाउस टैक्स भरता है। अगर ऐसे 100 क्लब मीरा भाईंदर में आए तो आपके हाउस टैक्स माफ़ हो जाए, आपके हाउस टैक्स ही माफ़ हो जाए। मुंबई में आज 50,000 करोड़ रुपया एफडी है, इसलिए 600 फुट तक के हाउस टैक्स माफ़ किए गए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जो टैक्स बड़े पैमाने में देते हैं। अगर ऐसी 100 चीज़ें आई तो हाउस टैक्स ही माफ़ हो जाए शहर का। तो ऐसे चीज़ों का तो स्वागत करना चाहिए कि इस शहर का वैल्यू और दर्जा बढ़ा रहे। बिल्कुल सत्य बात है। पत्रकार साथियों, 1 सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ, तुरंत आपके सवाल को लूंगा। देखिए, आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, ट्रंप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। मिडिल ईस्ट में चले जाएं, जितने राजा हैं वही वहाँ के लोकतंत्र और प्रजातंत्र को, जिस तरीके से आप देखें एनआरकी मोनार्ची जो भी कहें वही संभाल रहे हैं। तो हमारा लीडर यदि एक एंटरप्रेन्योर भी हो तो हम उसको पॉजिटिव और इंस्पायरिंग रूप में देखना चाहते हैं। उस रूप में देखें तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि एक लीडर के अंदर अगर कई क्वालिटीज़ है तो वो हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रमोट कर सकता है और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकता है, और फिर उसको घोटाले घपले करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल इस तरीके के राज्य के नेताओं में जो बदनामी होती है। तो हम तो आपको बधाई देते हैं नरेंद्र जी, ये इट शोज़ योर पर्सनैलिटी। चूँकि आप राजनीति में जब नहीं थे तब भी व्यवसाय करते थे और राजनीति में आए हैं, आपका अपना भी बौद्धिक विकास हुआ है, आपकी अपनी भी क्षमता बढ़ी है, तो आपने अपने क्षमता से अपना भी विकास किया। इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखी जा सकती है, लेकिन ये
जनता की अदालत है, ये पत्रकारों की अदालत है, सवाल तो बनेंगे ही। जी अगला सवाल। मेहता साहब, मेरा सवाल आपसे रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने पहली मर्तबा ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए कि पत्रकारों की आपने अदालत लाए, यहाँ पर लगाए और सभी पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, आपको बधाई देता हूँ। सवाल मेरे दो है मेहता साहब। एक तो ये 2019 के बाद से लेके 2024 तक आप किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से भी टूटे नहीं, अलग नहीं हुए। पिछले 2.5 सालों से आपकी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार है। यहाँ पर आपने उस दौरान टेम्बा हॉस्पिटल जो जहाँ पर सुविधा का अभाव है, एक टेम्बा हॉस्पिटल और दूसरा यहाँ की जो हमारी कोर्ट है, उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ये मेरा एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये कि पिछले साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों हमारे मीरा भाईंदर शहर में कई सारी जगहों के उद्घाटन हुए, भूमि पूजन हुए, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी हॉस्पिटल है, महापालिका की इमारत है। उस जो भूमि पूजन हुए थे उसको लेकर आप कैसा देखते हैं और क्या वाकई में वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो पाएंगे भविष्य में? देखिए, ऐसा है कि इस शहर में 2016 की आबादी करीबन 12 लाख के आसपास थी। 33% आबादी ऐसी थी जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते। अगर उनके घर में कभी बीमारी आ जाए ना, तो आदमी कर्जे में चला जाता है या अपना जीवन भर में जो बचाया होता है वो एक दिन में ख़त्म कर देता है। पहले भी शहर में हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भगवती जाता था, कोई कैम, कोई नायर, इस प्रकार का, और वहाँ पे बेड भी नहीं मिलते थे। और कई पेशेंट मैंने लोकल देखे जो फिर वहाँ ज़मीन पे बैठ के अपना इलाज कराते थे या ज़मीन पे लेट के तब पीड़ा होती थी। यह हॉस्पिटल जब था, आप सबको पता है कि हॉस्पिटल तो इमारत 2008 में बनी, लेकिन किसी ने शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं की। किस लिए? कि हॉस्पिटल का खर्चा सालाना 100 करोड़ के आसपास, और उस समय म्यूनसिपल टैक्स रेवेन्यू था 150 करोड़, कि ये चलाएगा कौन? सफ़ेद हाथी है। मुझे भी अच्छे लोगों ने सलाह दी थी कि हॉस्पिटल शुरू मत करिए, लेकिन हमने कहा था जो होगा देखा जाएगा, शुरुआत करेंगे। और वो शुरुआत की, और महाराष्ट्र सरकार से हमने विनती की कि हॉस्पिटल हमने प्राथमिक यहाँ पे सुविधाएं शुरू की है, इसे हमें मल्टी स्पेशलिटी करना है, इसलिए इसको सरकार ताबा ले, सरकार इसको खर्चा करे। और फिर उस समय सुधीर भाऊ मुंगंटीवार ने मंच पे ही कहा था केंद्र महाराष्ट्र सरकार इसको चलाएगी। बाद में 2-2.5 साल प्रोसेस में लग गया और वो सरकार ने ताबा लिया, अब सरकार चला रही। उसके बाद मैं रहा नहीं, 2.5 साल तो मेरी सरकार भी नहीं थी, ना देवेंद्र फडणवीस थे ना और कोई था, कांग्रेस और यूबीटी की सरकार थी। तो वहाँ कुछ मांगना तो छोड़िए, जो मंजूर थे वो भी कैंसिल किए। जैसलपाक गोडबंदर लिंक रोड की बात हो, दहिसर लिंक रोड जो चालू थे वो भी रद्द किए, नया क्या देते वो, इसलिए मांगने की कोई लॉजिक ही नहीं था। उसके बाद हमारे वर्तमान विधायक से ये सवाल पूछना चाहिए, आप इतने करोड़ लाए, उतने करोड़ लाए, तो फिर हॉस्पिटल का क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न तो मेरा भी है उनसे कि उन्होंने हॉस्पिटल को क्यों नहीं अपग्रेड किया। कोर्ट को जो मेरा सवाल था कि कोर्ट, देखिए, आपकी जानकारी के लिए, उस कोर्ट को पहले तो उसके काम बाकी थे, एक बार नहीं 2 बार, एक बार हम मिले, दूसरी बार तो एडवोकेट को लेकर रविंद्र चौहान साहब को मिले, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनको कुछ फंड की आवश्यकता थी, वो फंड दिलाया, सब कुछ हुआ। अब रहा सवाल, कोर्ट को जो निर्णय लेना है वो जुडिशियल प्रोसेस होने के कारण वो शुरू नहीं हो रहा है, वो पॉलिटिकली अटका हुआ नहीं है, जुडिशियल प्रोसेस के कारण रुका हुआ है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद जुडिशियल प्रोसेस के अंदर भी जो पहल करनी होगी कि शहर की जरूरत है, उस दिशा में हम काम करेंगे। और भूमि पूजन को लेकर आपका जवाब नहीं आया सर। जो भूमि पूजन हुए मुख्यमंत्री के हाथों, उनको लेकर आप कैसा देखते? क्योंकि आप भी शहर के एक नागरिक है और कई सारे पदों पर भी आप रह चुके हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के जो भी लोकल पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो चाहते हैं कि नेता आए और उस वास्तु का भूमि पूजन करे, ये सभी की ख्वाहिश होती है। और तब शायद नेता उतनी डिटेल में जाते नहीं है कि भूमि पूजन करे, शुरू होगा कि नहीं होगा। आपको पता होगा जब वो बिल्डिंग बन रही थी, हमने तो उसके बहिष्कार भी डाला था और विरोध भी किया था कि बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है, और आज वही हो रहा है। हमने जो कहा था वो भूमि पूजन तो हुआ, लेकिन हुआ ही नहीं आज तक। ये स्वाभाविक है, ऐसी कई सारी इमारतें हैं जो आज भी मैं कह सकता हूँ कि ये होने वाली नहीं है। मैं चतुर्भुजा पांडे हिंद सागर, सर मेरा सवाल है कि आपने क्लस्टर प्लान के बारे में बताया। कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है? दिख नहीं रहा। इधर। हाँ, क्योंकि माइक वो पकड़ के रखे हैं, तो हमें लगा कि हाँ। आपने क्लस्टर प्लान के बारे में बताया, पर इस शहर की बिल्डिंगें रीडेवलप कैसे हों, लोग इसके बारे में जानकार कैसे हों, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, हमने आपसे यही कहा है कि इस कायदे को अमेंड करना ज़रूरी है,
और कायदा अमेंड नहीं होगा तब तक बिल्डिंगें बन नहीं सकती है। और हमने जनता से वादा किया है कि हम आने के बाद इस कायदे को अमेंडमेंट करेंगे, जो मैंडेटरी है उसको ऑप्शनल करेंगे, ऐसा मैंने कहा। नहीं, पब्लिक कैसे जानकार होगी इसके बारे में? पब्लिक नहीं तो कैसे मैं कह ही रहा हूं ना कि हमारे साथ पब्लिक के साथ इतना खतरनाक कायदा लाया है कि आम आदमी को देखा है मैंने बिलखते हुए, ठेली लेके घूमते हुए, कि इस तरह के कायदे लाए जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आगे नहीं सोचा, पीछे नहीं सोचा। और क्या जरूरत थी कि मीरा भाईंदर में इसके पहल करने की? महाराष्ट्र इतना बड़ा, कहां पे क्लस्टर सक्सेस हुआ? यही तो हम कह रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि इस कायदे में आने के बाद अमेंड करेंगे ताकि जनता को न्याय मिल सके। जी एक सेकेंड, नेताजी आप बहुत सुंदर और बहुत ही शानदार और दमदार जवाब दे रहे हैं। न्यायपालिका, चूंकि मैं भी एक लॉयर हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो ये बात सत्य है, कार्यपालिका की अपनी एक जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कार्यपालिका ही न्यायपालिका को लेकर आती है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उसको पब्लिक तक पहुंचाना अवेयरनेस के रूप में। हालांकि आप तो घर घर छाए हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस आपको, कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, जैसे भी प्रधानमंत्री हर प्रयास कर रहे हैं कि ये देश हमारा विकसित भारत बने और सबसे पहले एक एक व्यक्ति अपने परिवार में मजबूत हो। अगला सवाल आप पूछें। पत्रकार की अदालत में हमें बुलाए, उसके लिए आपका आभार। हाँ, मेरा सवाल शुरू सही। होता है 2007 से। अरे बाप रे। मैं मीरा भाईंदर की राजनीति को 40 साल से जानता हूं। मीरा भाईंदर की राजनीति में 2007 के पहले जो कुछ भी हुआ वो कभी लाइमलाइट में नहीं आया। तो मेहता जी, आप मीरा भाईंदर की राजनीति में 2007 से आते हो। नहीं, 2 से आता हूं मैं। 2007 से आप एक्टिव रूप में, 2007 आप नगर सेवक थे, सिर्फ 2007 में महापौर बने। मैं बड़े पद की बात कर रहा हूं, मेयर बनने का। तो जब आदमी लाइमलाइट में आता है तब उसकी चर्चा होती है और तभी न्यूज़ें बननी चालू होती है। 2007 के पहले कितने घोटाले, कितने घपले। मैं करप्शन को एक सिस्टम का हिस्सा मानता हूं और उस पर सवाल भी नहीं करूंगा। मेरा सवाल यह है कि आप 2007 से राजनीति में हो और उसके बाद मीरा भाईंदर ये जानना चाहता है कि जब आपने राजनीति से संन्यास ले लिया उसके बाद भी वो 50 नगर सेवक पूर्व आपके साथ जुड़े क्यों रहे? वो आज भी एक राज का राज है, कोई भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। उसके पीछे कारण क्या? दूसरा सवाल मेरा जब ये आप ध्यान रखिएगा, एक सवाल, 2 सवाल है मेरे। दूसरा सवाल, हाँ, सुन लीजिए, शांति। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बोलिए। बनाए रखें। जब चुनावी जंग में कोई उम्मीदवार जीतने के लिए नहीं उतरे और हारने के लिए उतरे, तो आपकी रणनीति क्या होती है? समझिएगा, समझिएगा और मेरे सवाल है दोनों का जवाब दीजिएगा। पहला क्या था? पहला सवाल, आप जब चुनावी राजनीति से संन्यास, चुनावी नहीं, राजनीति से ही तो लोग मेरे साथ, तो भी आपके साथ लोग जुड़े रहे, उसके पीछे कारण क्या? देखिए कि राजनीतिक संन्यास ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, किसी हमारे नगर सेवक का नहीं था। और मैं जब वापस आया तो उन्हें लगा कि मीरा भाईंदर के अंदर नेतृत्व पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का मैं कर रहा हूं, तो उन सबको लगा कि इस नेतृत्व के साथ रहने में शहर की भी भलाई है और उनके राजनीतिक सफ़र में भी ज्ञान और नॉलेज की भलाई है। और मैं मानता हूं कि एक रिश्ता हमारा 2009 से सभी से जुड़ा हुआ था और जिस प्रकार से ये चीज़ें हुई उस तरह से सभी लोग को लगने लगा कि नहीं, हमें नरेंद्र मेहता जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और खड़े थे तो मैं उनका स्वागत ही करता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु क्या है। एक दूसरा सवाल क्या था अब आपका? नहीं, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मेहता जी अशोक निगम महानगर जी जी समाचार। एक सेकंड हाँ, पहले हो गया उनका। हो गया सर। आप पत्रकार कम नेता ज्यादा लग रहे थे, आपको प्रणाम। जी हाँ स्वागत जी, है। बोलिए निगम जी। मेहता जी, अशोक निगम महानगर समाचार। विगत दिनों हरियाणा के चुनाव हुआ, पूरी दुनिया ने कहा कि कांग्रेस जीत रही है। सारे सर्वे, सारे मीडिया सब कुछ बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है और वो लोग सीएम का पद तय कर रहे थे जी। लेकिन योगी ने पूरे हरियाणा का काया पलट कर दिया। मीरा भाईंदर में भी कुछ लोग जीत के ख्वाब में आज भी हैं। तो आपको टिकट मिला है,
क्या ऐसा आप भी कोई गेम चेंजर मुद्दा लाएंगे कि सब लोग चारों खाना चित हो जाएं? ये कटेंगे तो बटेंगे वाले सवाल डायरेक्ट पूछ रहे हैं। मैंने तो गेम बहुत पहले ही प्लान कर लिया है, अब कहाँ से लाऊंगा निगम जी? वो गेम हमने बहुत पहले ही प्लान कर लिया है। सर निगम जी कुल मिला के योगी जी को बुलाना चाहते हैं, योगी जी के फैन लग रहे हैं आप। सर मेरा क्वेश्चन रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग में है। जैसे कि अभी नया डीपी प्रपोज हुआ, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस नए डीपी में जितने भी चेंजेस हुए उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा नेताओं के और यहाँ के जितने भी बिल्डर्स वगैरह हैं उनके ही पॉजिटिवली फ़ायदे दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका क्लब जो एनडी जोन में था आज वो ज़मीन आर जोन में आ गई है। सेकंड, आपका जो हॉस्पिटल था 7-11 हॉस्पिटल आज फैमिली केयर हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है, वो भी रिजर्वेशन पे था सर, लेकिन वो रिजर्वेशन ही डिलीट कर दिया, वो ज़मीन भी आर जोन में डाल दी है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ इको सेंसिटिव जोन में अगर किसी दूसरे नेता का प्रोजेक्ट आ रहा है इको सेंसिटिव जोन में, वो ज़मीन भी RR1 में जो डाल दी है। तो इसमें फ़ायदा पब्लिक का ज़्यादा हुआ है कि नेताओं का ज़्यादा हुआ है सर? नहीं, देखिए पहली बात तो ये, वो डीपी को रद्द करने के लिए हमने दिनेश जैन के नाम से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि डीपी रद्द किया जाए। इससे ये तो स्वाभाविक है कि वो डीपी के अंदर हमारा कोई, तीसरी बात हम कोई सरकार में नहीं थे, मतलब सॉरी सरकार के अंदर मैं कोई विधायक नहीं था कि मैंने उसका कोई एडिशनल बेनिफिट लिया है। और ये जो डीपी हुआ है, यहाँ पे ढोले साहब नाम के कमिश्नर थे, बिल्कुल सर, उनके सुझाव समिति जो भी हुआ रहेगा, अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन आपको बता दूं मीरा भाईंदर ऑलमोस्ट 60-70% डेवलप हो चुका है। अब अगर 20-25 मैं शहर की बात करता हूँ, मैं राई मोरवा उधर की बात नहीं करता हूँ, 15-20% ही है। नो डेवलपमेंट जोन इसलिए रखा जाता है कि एक साथ में अगर सभी को आर जोन कर दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है, तो एक की समय पे सब चीज़ें डेवलप करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए पॉकेट में। अब ये नहीं, मीरा भाईंदर में किसी की भी ज़मीन रही हो, चाहे आपकी हो, लैंडलॉर्ड की हो, किसी हो, एनडी जोन नाम का शब्द ही नहीं है अब मीरा भाईंदर में। और NDZ जहाँ है भी तो वहाँ पे अब आप नया यूनिफाइड DCR देखेंगे तो सारी चीज़ें उसमें परमिसेबल कर दी गई है। तो आपको जो आरोप था वो आरोप में उतना तथ्य मैं नहीं मानता हूँ कि इसके लिए हुआ है। और स्वाभाविक है कि हमने तो उसे चैलेंज किया है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत मानना है कि वो डीपी आने वाले समय में घातक होगा। आज से 1992 में डीपी हुआ था, मतलब हम कहें तो 32 साल पहले, जो 32 साल पहले की सोच और आज की सोच में तो फर्क है कि नहीं? लेकिन अब मैं सिंपली पूछता हूं, 32 साल पहले जिसने जो सोचा होगा उस समय की जरूरत और आज की जरूरत में फर्क है कि नहीं? लेकिन ये पहला मीरा भाईंदर है जिसने जरूरत के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने चाहिए थे। इस डीपी के अंदर प्रो रेटा जो सरकारी नियम है उस रेशो के हिसाब भी आरक्षण नहीं बैठते। आरक्षण कहाँ डाले? तो सारे मैंग्रोव और सियाड़ में। वो क्या बनने वाले हैं क्या? मतलब बिल्डिंग है तो बनेगी, लेकिन सुविधा इसने मिलेगी क्योंकि सारे रिजर्वेशन, मेजॉरिटी रिजर्वेशन सियारदोर और मैंग्रोव पे डाले हुए। इसलिए उस डीपी को हमने चैलेंज किया है और मैं यहाँ से जाने के बाद सरकार से अपील ही करूँगा, सदन में ये बात रखूँगा कि इस डीपी के ऊपर फेर विचार होना चाहिए, चाहे सरकार बनाए चाहे नगर पालिका बनाए, लेकिन फेर विचार होना ज़रूरी है। अब उदाहरण देता हूँ भाईंदर मीरा रोड वेस्ट का, आप देखिए इतना बड़ा वो प्लॉट है, एक ही कंपनी का प्लॉट है, उसके अंदर रिजर्वेशन देके नाम पे गिन चुन के आप बताएं। मैं पेनकरपाड़ा की बात करता हूँ, वहाँ पे गांव में प्लेग्राउंड रिजर्वेशन था, उसे निकाल के आर जोन कर दिया गया, प्लेग्राउंड को पीछे CRZ में डाल दिया गया, मतलब कभी बनेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो डीपी को हम चाहेंगे कि इसके ऊपर रिवाइज होना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए, तभी ये आने वाला भविष्य इसका उज्जवल हो सकता है। सर जैसे हाउसिंग फॉर डिजर्व्स इंद्रलोक में एक था अपना रिजर्वेशन, उसको भी डिलीट कर दिया, लेकिन उसमें कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास हो चुके हैं। एग्री आपकी बात, वो टेक्निकली रॉन्ग है, वो इस तरह से हो ही नहीं सकता है कि एक रिजर्वेशन आधा डेवलप हो चुका है और आधे का जोन चेंज करोगे, कैसा होगा? दूसरा, आपने जो हॉस्पिटल की बात की वो जगह आर जोन ही है। वंस एक बार रिजर्वेशन, एकोमोडेशन रिजर्वेशन के आपने म्युनिसिपैलिटी को 25% दे दिया तो बाकी जमीन आर जोन ही है। अब वो खाली उसका कलर चेंज हुआ है, म्युनिसिपल का हॉस्पिटल म्युनिसिपल ही है, उदाहरण दे रहा हूं, वो देने के बाद वो जमीन आर जोन ही थी। लेकिन सर रिजर्वेशन ही डिलीट कर दिया उसमें से। मैंने आपको वही कहा है, मान लो कोई भी एकोमोडेशन रिजर्वेशन हो इस शहर का, एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपना हिस्सा मिल गया उसके अंदर का, जैसे आज की पॉलिसी क्या है
कि 40% आप लैंड दे दो, 60% आपको जो करना है करो, आप बिल्डिंग बनाओ, मतलब आर जोन है तभी बिल्डिंग बनाओ ना। खाली उसके अंदर 40% दे दिया तो अब गवर्नमेंट ने बोला हमारा 40 मिल गया, अब इसको पीला कलर कर दो, हमको क्या फर्क गिरता है, वैसे भी वो आर जोन है। ओके, अगर मान लो ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल बनी होती तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग कन्विंस करके देनी पड़ती लैंडलॉर्ड को, और रीडेवलपमेंट में आर जोन ही बनता ही है, तो ऑलरेडी एक बार देने के बाद वो आर जोन हो गया है। ओके, थैंक यू सर। जी सर, ये बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार थे, बहुत ही सुंदर सवाल पूछा और सेटिस्फाइड भी हो गए, इसलिए हम आपको मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद ऐसे देते हैं। सवालों से। सर नमस्कार, मी भाविक पाटील. सर माझा प्रश्न होता की मीरा भाईंदरमध्ये सगळ्यात जास्त तरुण आहेत, यावेळेला पण सगळ्यात जास्त तरुण मतदारांची नोंद झाली आहे. आपण म्हणता आम्ही युनिव्हर्सिटी बांधणार, कॉलेज बांधणार, IT पार्क आणणार, पण सर्वसामान्य मुलांसाठी तुमचं काय विजन आहे? तुम्ही म्हणता मी CBSE शाळा बांधली, पण सर्वसामान्य लोक त्या शाळेत जाऊ शकत नाही. तुम्ही म्हणता मार्केट रेट वाढला, पण सर्वसामान्य लोक ती घरं घेऊ शकत नाही. सर्वसामान्य लोकांसाठी आणि तरुणांसाठी तुमचं काय विजन आहे? मुळात तुम्ही म्हणता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांधलं, हॉल बांधले शहरात, सर्वसामान्यांसाठी ते परवडणारे नाहीत. त्यासाठी तुमचं काय विजन आहे सर्वसामान्य लोकांसाठी? बघा, एक समजून घ्या, शहरामध्ये सर्व प्रकारची लोक राहतात, म्हणून सर्व प्रकारची सुविधा असणं गरजेचं आहे. उदाहरण सांगतो, काही लोकांची मुलं मराठी शाळेत असतील, काहीची इंग्रजीमध्ये असेल. आता स्वाभाविक आहे की इंग्रजी शाळेची पण गरज आहे आणि मराठी शाळेची पण गरज आहे. अंग्रेजी बांधली म्हणून असं म्हणणं होईल का की तुम्ही अंग्रेजी बांधली मग मराठी माणसं त्यांच्यासाठी बांधायला पाहिजे. आम्ही महापालिकेची जेवढी शाळा होती 14 ते 19मध्ये, उत्तरमध्ये 2 शाळा, उदाहरण सांगतो, मुन्शी कंपाऊंडला 1 शाळा, मला जवळ जाता हे माहीत पण साधारण 7 शाळा आम्ही पूर्ण नवीन बांधली विथ द न्यू फॅसिलिटीज अँड ॲम्युनिटीज, कारण की त्या शाळाचा दर्जा वाढावं, 10वीपर्यंत शिक्षण मिळावं हे आहे. आपल्याला माहीत असेल त्याचा विरोध झाला होता, आम्ही एक पॉलिसी आणली होती मीरा भाईंदरला. आता मग उदाहरण सांगतो, हा पट्टा आपण बघितलं, इकडे महापालिकेत शाळा बांधली तरी ती चालणार नाही, आणि ही पॉलिसी आज नाही तर उद्या येणार असं माझं मत आहे. जनतेपर्यंत तुमच्या माध्यमातून जावा. मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि सभी को समझे. मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास स्कूल के बहुत सारे रिजर्वेशन है, लेकिन मीरा भाईंदर स्कूल अगर बनाएगी भी नहीं और बनाएगा तो चलेगी भी नहीं. उदाहरण, इसलिए हमने कहा है कि जिनको हमने लीज के ऊपर दिया है उसने हमेशा मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के साथ गलती किया है, वो अपनी सुविधा से चलता है. आता हमने तो ये निर्णय लिया कि हम JV करें, जगह हमारी, बिल्डिंग कोई और बांध दे, 50-50, मतलब एक ही स्कूल में 50% बच्चे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आएंगे और 50% जो बिल्डिंग बांधेगा उसके होंगे. असं JV डॉक्यूमेंट करायला पाहिजे, तो उससे दोनों तरह के, और उसी स्कूल में जहाँ आपका मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसी शहर का दूसरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, एक ही प्रकार का एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी. ये हमारे उसके पीछे की सोच है जो आने वाले समय में हम लाएंगे. अब एडमिशन कैसे देना, तो उसकी भी पॉलिसी हमने फ्रेम की थी कि जितने भी एडमिशन 1 तारीख के पहले आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे रहेंगे उनको पहले दिया जाएगा, और लकी ड्रॉ करायचं, ज्याचं नाव निघेल, समजा एखादा 50 ॲडमिशन अवेलेबल आहे तर ज्याचं नाव निघेल त्या 50 मुलांना तिकडे शिकवायचं, एकाच दर्जाचं भेटेल. हे आमचं स्वप्न या शहरांचं एज्युकेशनसाठी आहे. आता मी सांगितलं IT पार्क, कॉर्पोरेट, हे जे काय आज जेवढी काय तरुण मंडळी आहेत ते 95% ऑल आर एज्युकेटेड. एक्झाम्पल कमी जास्त होऊ शकतात, परंतु ह्या शहरामध्ये त्यांना रोजगार कुठे, जॉब कुठे? म्हणून ते IT पार्क असेल की एखादा कॉर्पोरेट असेल किंवा उद्योग असेल तर नोकऱ्या निर्माण होतील आणि व्यापारी निर्माण होतील. म्हणून हे तरुणांसाठी जर आता 60-70 वर्षाचा माणूस काही जॉब शोधायला जात नाही, ही जे येणारी तरुण पिढी आहे जे मुंबईला जाते त्यांना मीरा भाईंदरला जॉब मिळावा, हे आमचं स्वप्न तरुणांसाठी आहे. सर तुमच्यावरती आरोप होतोय विरोधांकडून की तुम्ही 250 कोटी रुपये खर्च करून तिकीट विकत घेतलंय, त्या संदर्भात तुमचं काय मत? बघा, ज्याला हात पाय नाही त्याला उत्तरच काय देऊ. मग एक मला सांगा, त्यांनी किती ऑफर केले होते की आम्हाला 250ला दिलं? त्यांनी किती ऑफर केली होती की 250ला गेला? तुमचं असं म्हणा, साहेब मी पॅन्ट घ्यायला गेलो मला 150ला दिलं नाही, तुम्ही 200ला घेतलं म्हणून तुम्हाला दिलं. बघा फालतू आरोप आहे. ते महापौरी होते त्यावेळी कितीला मग तिकीट घेतलं? भारतीय जनता पक्ष कधी ह्या पैशाचा भानगडीत पडत नाही. आणि आजच्या तारखेला असं माझं मत आहे, मेजॉरिटी कुठलाही पक्ष असू द्या त्यांना विनिंग कॅन्डिडेट पाहिजे, हेच मॅरिट आहे आजच्या तारखेला. जो निवडून येऊ शकतो त्याला तिकीट द्यायला पाहिजे, हे सर्व पक्ष बघतात. इतर मी तर कधी जाणार नाही, पण दुसऱ्या पक्षात गेलो असतो तर मला तिकीट दिलं असतं की नाही दिलं असतं? मला 4 पक्षांनी बोलवलं, उदाहरण सांगतो, पण आम्ही घेतलं का? ते काय पैसे थोडी देत होते किंवा घेत होते?
त्यांची इच्छा होती की विनिंग कॅन्डिडेट जो असेल तो सर्वांना पाहिजे. आम्ही इतर पक्षातना बरेचशा लोकांना घेतो, तिकीट देतो, थोडी काय पैशाचा व्यवहार होतो. हे फालतू आरोप आहेत आणि असे आरोप कोणी लावू नये आणि देवेंद्र फडणवीसवर तर अजिबातच लावू नये. सर मैं पांडे बेंदर संवाद से कहाँ से भाई? सर मिथिलेश पांडे बेंदर संवाद से जी सर, शहर में जहां आप डेवलपमेंट की बात करते हैं वहीं पे आपके ऊपर आरोप लगता है कि मेट्रो और सूर्या प्रकल्प योजना आपके वजह से रुका हुआ है. इसके ऊपर क्या सफाई देंगे? मैंने भी ये सुना कि वो आजकल भाषण कर रहे हैं कि पानी का प्रोजेक्ट नरेंद्र मेहता की वजह से रुका हुआ है इसलिए मुझे वोट दो. उनका ऐसा कहना है. तो एक मिनट के लिए मान के लाओ, मैं क्या भाई अंदर छोड़ के जा, मेरे वजह से रुका है तो वापस जीत के अगर आप आओगे नहीं आए तब क्या नरेंद्र मेहता से कैसे करोगे आप? तब भी तो मैं हूं. सर नमस्कार. एक मिनट उनका सवाल हो जाने दो. जी, जी. आप समझे, मेरे वजह से अगर रुका है तो मैं कहीं जा रहा हूं क्या, कल आप कैसे करोगे? और मैंने ज्योतिष को कुंडली बताई, अभी कम से कम 20-25 साल जीने वाला हूं और इसी शहर में रहने वाला हूं. तो उनका ऐसा अगले चुनाव में कहेंगे जब तक मेहता साहब जिंदा है तब तक हो नहीं सकता, ऐसा कहेंगे क्या? ये बकवास बात है, कोई लेना नहीं देना. दूसरी बात, जितना काम हुआ है वो हेलीकॉप्टर से हुआ है क्या? वो काम कैसे हुआ है? ये झूठे आरोप, मतलब अपन खुश कर नहीं पाए तो दूसरे की लाइन छोटी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है. उनके पास जगह भी है, उनके अपने टेक्निकल इश्यूज होते. और दूसरी बात, केवल उतना ही काम बाकी है क्या? उतना ही काम बाकी है क्या सूर्या प्रकल्प का? बहुत सारे पाइपलाइन बाकी है, अंडर सी का पाइपलाइन बाकी है, वो किसने रुका है? अंडर सी का पाइपिंग बाकी है, वो किसने रुका है? फिर बहुत सारा कनेक्टिविटी बाकी है. मैं जनता से कहना चाहूंगा ऐसे विश्वास ना करें, ये खुद कुछ नहीं करते इसलिए दूसरे पे डाल दो. इस चुनाव में आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहेंगे? इस चुनाव में आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, बदलाव का ऐसा है कि जो जो चुनाव हारने के बाद मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने, जनता ने जो जो सुझाव दिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं और वैसा अपने आप बदलाव करने की कोशिश करता हूं. अगर आप कहेंगे सर आपको ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, मैं कोशिश करता हूं मैं वैसा करूं. इस तरह धीरे धीरे बदलाव आए. सर जी, नमस्कार, मैं तिवारी अमित जी. तिवारी नवभारत टाइम से. सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है. किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने. हाँ. कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. सर, मैं देखता हूं कि चुनाव में शिक्षा जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है. मैं मीरा भाईंदर की बात करूं सर, 36 विद्यालय मीरा भाईंदर मनपा चलाती है, लेकिन उसमें केवल 9,000 बच्चे पढ़ते हैं. अगर उसका कारण मैं ढूंढूं तो वो एजुकेशन क्वालिटी, मतलब वहाँ शायद वही लोग एडमिशन लेते हैं जो बाकी जगह अफोर्ड नहीं कर पाते मजबूरी में. तो मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि इस चुनाव में आप शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा नहीं सर, स्कूल की बिल्डिंगें तो बनी जाएंगी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करें? क्योंकि शिक्षा विदाउट गुणवत्ता उसका कोई अर्थ नहीं है. सर देखिए, क्वालिटी एजुकेशन, अभी अभी मैंने जो कहा 2 मिनट पहले कि मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की स्कूल के अंदर हम उतना दर्जा नहीं बढ़ा पाए जितना हम सोचते हैं. इसके लिए हमने कहा था कि अब हम प्राइवेट लोगों के साथ जेवी करेंगे, ताकि जो एक हम कह सकते हैं आपके और मेरे बच्चों को जो एजुकेशन मिलता है वही एक सामान्य परिवार के बच्चों को भी एजुकेशन मिले, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर सुधार हो. दूसरा, अगर मैं व्यक्तिगत है, कोई से अन्यता ना ले, अगर मेरा बच्चा तो कल ही सारे कॉरपोरेशन के स्कूलें बंद कर दूं और सभी को कहूँ कि इनको आप पैसा दीजिए, चेक दीजिए, जो स्कूल इनको पसंद है मीरा भाईंदर की, चाहे इंग्लिश हो, महाराष्ट्रीयन हो, उस स्कूल में जाए, फीस मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भरे. उसका रीज़न ये कि आज अगर मैं देखता हूँ तो नॉर्मल स्कूल की जो फीस है वो 25,000 और 35,000, 40,000 के आसपास होगी. लेकिन मीरा भाईंदर के हर बच्चे की स्कूल के एक्सपेंस जो है वो अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ लेता हूं तो वो करीबन 50,000 से ज़्यादा जाती है. मोर देन 50,000 रुपीज़ वो हमारी एक बच्चे के पीछे कॉस्टिंग आती है. तो इससे अच्छा तो हम उसको 40,000 रुपये का चेक दे देवे, भैया जहाँ पढ़ना है अपनी सुविधा, अपने घर के बाजू में जो ठीक लगता है वो स्कूल में पढ़े. ये हमारी सोच है. लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, लोकतांत्रिक देश में इस तरह से हो नहीं सकता है, इसलिए शायद उस पर पहल नहीं हुई. मेहता जी नमस्कार. मैं विजय, मनोदय न्यूज़पेपर. शहर में आज भी लोगों के अंदर कमल यानी वो आंख बंद करके वोट करते हैं, लेकिन नरेंद्र मेहता यानी भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी, ये आज भी चर्चा है. तो इस पे आप किस तरह से इस बात को मिटाना चाहेंगे? मगर क्या है कि आरोप को प्रमाण पत्र लगता नहीं है. आरोप को प्रमाण पत्र लगता है क्या? नहीं लगता है. उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँगा जितने आरोप लगे, एग्जाम्पल
तो 5 साल आपकी सरकार थी ना, कभी तो आके बोलते कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, या म्युनिसिपल से वो फाइल निकालते या गवर्नमेंट से वो फाइल निकालते। आपने किसी को भी हाथ क्यों नहीं लगाया? फिर आपने फिर भी किसी को भी हाथ क्यों नहीं लगाया? जी मेहता जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, मैं पत्रकार विजय गिरी बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं साहब आप, सवाल भी आपका बहुत ऊंचा होगा। महायुति और महाविकास आघाड़ी में एक ही मानसिकता विचारधारा चल रहा है कि अंधेरे को मिटाएंगे, उजाला हम लाएंगे, जीत को जीत लेंगे, अब न धोखा खाएंगे। तो इस दौरान नेताओं का षड्यंत्र, जनता के अंदर भरी हुई विपरीत मानसिकताओं का मुकाबला करते हुए आप अपने आप को पारदर्शी ढंग से कैसे रख पाओगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं इन 5 महीनों के अंदर 70,000 लोगों से रूबरू हुआ हूँ, 1 to 1 उनसे बात करके आया हूँ, और मैंने अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी, जितने आरोप प्रति आरोप, सबका खुलासा एक एक व्यक्ति को करके आया हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि वो ट्रांसपेरेंसी मैंने पहले ही दिखा दी है, और जनता अब समझदार है, उन अफवाहों में, उन बातों में, उन षड्यंत्र में और उस तरह से बहकने वाली अब नहीं है। जी बिल्कुल। अब नमस्कार बंधु नमस्कार। आपके प्रश्न हो चुके हैं। एक आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं, आखिरी प्रश्न जो है, अब आप नहीं, हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपना प्रश्न कर लें। लोग मेहता जी के सामने जो खड़े हैं, उसमें एक उम्मीदवार ने मुझे कहा 25 लाख रुपया मुझे दिया है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेहता जी को हराने के लिए। और वो उम्मीदवार की मैं सारी वीडियो, उसकी शूटिंग 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बता दूंगा। ये इस प्रकार के सवाल का कोई तुक नहीं होता। विरोधियों ने हराने के लिए इनके नहीं, ये चलो ठीक है ना। किसने क्या दिया, किसने क्या लिया? वाजपेयी जी, महिलाओं को 50% आरक्षण है। हाँ, एक सवाल हमारी बहन। नमस्कार, दीपाली मिश्रा मेरा अपना नाम बताएं पहले। दीपाली मिश्रा, नेशन न्यूज एक्सप्रेस से। जी स्वागत है। मीरा भाईंदर में काफी दिनों से धर्म की राजनीति चल रही है। कहीं एक तरफ कोई अपने आप को छत्रपति शिवाजी का वंशज बताता है, तो हिंदू शेरनी नाम से कोई प्रचलित है। मेहता जी, आप इस वोट बैंक को किस तरीके से धर्म की राजनीति से जोड़ेंगे? देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने बहुत सारे चुनाव लड़े, हम मुद्दों की बात करते थे। ये चुनाव पिछली बार भी जो था भलते विषय पे था, अब तो ज़्यादा ही हो गया। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि वो विकास की बात तो आजकल कोई करता ही नहीं है, डेवलपमेंट की बात तो करता ही नहीं है। धर्म के आधार पे अगर मैं हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करूं, तो आजकल वो मंदिरों में जा रहे, शिव जी का अभिषेक कर रहे, गणेश उत्सव में बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे, हर महीने में डोनेशन कर रहे, नवरात्र में कर रहे, और क्या बोलते हैं, गाय को घास खिला रहे, सब खिला रहे, सब कुछ कर रहे। अच्छी बात है, उसका कोई मैं अनादर नहीं करता हूँ। लेकिन खाली ये चुनाव के समय आप अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं के भावनाओं से खेल रहे हो, आप धर्म का उपयोग कर रहे हो। ये मेरा स्पष्ट आरोप ही है एक प्रकार का कि आप राजनीति, अपनी राजनीति के लिए बार बार धर्म को लेके आ रहे हो। अगर वाकई में आप इतने ही धर्मिष्ठ हो, मैंने देखा कुछ दिन पहले नया नगर में भगवा लेके घूम रहे थे। अगर इतना ही प्यार है तो अपने घर पे भगवा लहरा दो ना, अपने घर पे ही भगवा लहरा दो। और मैं दूसरा पूछते चाहता हूँ, सारे अभिषेक वो रास्ते के उस तरफ ही होते, इस तरफ भगवान नहीं विराजते क्या 146 में? इधर आपकी कोई आस्था और श्रद्धा नहीं है क्या? इस क्षेत्र के अंदर भी अच्छे अच्छे मंदिर है, गौशाला है, यहाँ तो कभी आप आते नहीं हो, खाली उधर ही कर रहे हो। तो ये गलत है कि धर्म का उपयोग करना अपने वोट बैंक के लिए। आज के पहले तो आपने कभी नहीं किया। गणपति जी इसी साल आए थे क्या? इतने सालों से नहीं आ रहे क्या? आप देख लीजिए, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। चुनाव गए, भगवा नीचे उतार देंगे, ये मंदिर से बैनर निकाल देंगे, सब इसी तरह से होने वाला। जनता से कहूँगा सावधान रहे ऐसे लोगों से। मेहता जी, मैं अमर झा सामना से। अब तो आखिरी प्रश्न था। एक मिनट सर, एक लास्ट क्वेश्चन। एक बार एक खाली महिलाएं को दे दो, फिर समापन करते। आपके 1 महीना या 2 महीना पहले ही यहाँ पे भवन की राजनीति जोरों पे हुई थी। उसमें हवाई भवन बहुत बनी, बहुत भवन हवा में बन गए। आपने भी बीच में 1 महीना पहले आप भी कहीं एक मीटिंग में थे जो भवन, उत्तर भारतीय भवन के लिए कहीं चर्चा में थे। वो खबर भी मैंने उत्तर भारतीय भवन लॉलीपॉप लिखा था।
तो अभी क्या आपके दिमाग में कोई है कि उत्तर भारतीय भवन आप बनाएंगे, या बनाएंगे तो उसका भूमि पूजन 5 साल बाद करेंगे? देखिए, पहली बात ऐसा है, हमने कभी भी जाहिर रूप से ये नहीं कहा, हम करके दिखाने वाले। ये जो भवन की जो आप बात कर रहे हो, वो व्यक्तिगत 10 लोग मिलके बना रहे, अपने पैसे से बना रहे। अब वो जनता के सामने बाद में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो संस्था का विषय। ये किसी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उसमें से किसी को ना चुनाव लड़ना है, ना किसी को लॉलीपॉप देने की ज़रूरत है। वो आस्था और श्रद्धा का विषय कि जिस समाज के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, समाज में जो एक स्थान रखते, उनकी सोच है कि उत्तर भारतीय भवन बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है और सभी सक्षम लोग हैं। वो कोई ऐसा झूठ बोलने वाला या बातें फैलाने वाला ऐसा नहीं है। मीरा भाईंदर में जगह देखी जा रही है और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो लोग जो है ये भवन बना के रहेंगे। और मैं तो खाली उसमें निमित्त हूँ, मैं उस समिति का सदस्य भी नहीं हूँ। मेरा काम था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको लाके एक टेबल पे बिठाया और कहा कि इस तरह से आपका प्रश्न छूट सकता है। आप राई मोरवा मुर्दा में अच्छी जगह देख सकते हैं, घोड़बंदर साइड में जगह देख सकते हैं, जगह ढूंढ रहे वो। अब ये समाज का विषय, इसका राजनीतिक या राजनीतिक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। और मेरा तो वैसे भी नहीं है, मैंने तो खाली एक मीडिएटर का रोल किया था 10 लोगों को मिलाने का। और जिन्होंने जो वादे किए थे वो भवन कब बनेगा, क्या बनेगा, ये वही बताएंगे। नमस्कार, अनिल खेडेकर, प्रहार. तुम्ही 5 वर्ष जेव्हा आमदार होतात तेव्हा या शहरामध्ये पोलीस आयुक्तालय, तहसीलदार कार्यालय, रजिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरे आणलं. आणि आता पुढे 5 वर्षामध्ये तुम्ही कॉलेजवर जास्त भर देणार आहात, कॉलेजेस या शहरासाठी आणणार आहेत. मग त्याचप्रमाणे कॉलेज युनिव्हर्सिटीसुद्धा या शहरासाठी उपलब्ध करून देणार आहात का? एग्जैक्टली। मी 100% बघा, मैडम इसके बाद आप, उसके बाद तुम्हाला मी की ओर जाएंगे। एक शेवटचा त्या महिना एक मिनट नहीं, अभी मेरी बात सुनिए, माफ कीजिएगा, एक सेकंड एक सेकंड। यूनिवर्सिटी बनाना इस शहर की ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी कोई व्यापार दृष्टिकोण से नहीं है, एक आस्था है, एक श्रद्धा है शहर के प्रति, और हम बनाएंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। नेताजी, लास्ट सवाल, अरुण उपाध्याय, प्रातःकाल। बैठे रहे चले नहीं, लास्ट सवाल का खत्म करते हैं। नेताजी जी लास्ट सवाल जी सवाल ऑडियो। सभी पत्रकार भाई बहनों से निवेदन नेताजी, है, अटेंशन प्लीज। 10 बजे आचार संहिता का नियम हमें नहीं तोड़ना है। एक मिनट, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। नेताजी, अटेंशन प्लीज। पत्रकारों की तरफ से सवाल यह है कि कई सालों से यहाँ पर जो आवासहीन पत्रकार हैं उनकी मांग हो रही